रामगढ़ कस्बे की पहचान उसके पास फैले घने काले जंगल काला वन से थी। यह जंगल दिन में जितना शांत और गहरा लगता था, रात में उतना ही भयानक और रहस्यमयी हो जाता था। हाईवे के किनारे जहाँ से जंगल की सीमा शुरू होती थी, वहीं एक पुराना सा ढाबा था, शेर पंजाब ढाबा। नाम में भले ही शेर की दहाड़ थी, पर रात होते ही यहाँ की हवा में एक अनजाना सा खौफ घुल जाता था। डीजल, जले हुए तेल और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध हवा में तैरती रहती थी। उस रात भी ढाबे पर रोज जैसा ही माहौल था। एक कोने में कुछ गांव वाले और एक नौजवान ड्राइवर दुबके हुए से बैठे थे। उनकी बातें फुसफुसाहट में बदल गई थी। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सिख, जिसे सब सरदार जी कहते थे, अपनी भारी आवाज में कालावन की कहानी सुना रहा था। सरदार जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, वो आज भी घूमती है, लाल साड़ी पहनी और बाल खोले। रात के अंधेरे में अकेले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द धोखा खा जाए, पर पास जाने पर ही असली रूप दिखाती है। वो कोई आम भूत प्रेत नहीं, पिशाचिनी है, खून की प्यासी। नौजवान ड्राइवर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, किसी ने देखा है उसे? देखने वाले कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचते पुत्र। सरदार जी की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। कभी कभार किसी की लाश मिलती है तो शरीर पर एक बूंद खून भी नहीं होता, और जो बच गए वो पागल हो गए। कहते हैं कोई औरत थी जिसे उसकी पति ने बेरहमी से मारकर इसी जंगल में फेंक दिया था। बस तभी से उसकी आत्मा भटक रही है, हर मर्दों से बदला लेने के लिए। पास ही एक दूसरी चरपाई पर बैठा एक अधेड़ उम्र का तगड़ा आदमी जोर से हंसा। वो सुखराम था। पिछले 20 साल से इसी हाईवे पर ट्रक चला रहा था। उसके लिए ये सड़कें और जंगल घर जैसे थे। उसने अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, बस करो सरदार जी, क्यों बेचारे बच्चे को डरा रहे हो? ये सब गांजे भांग की कहानियां हैं। 20 साल हो गए मुझे इस रास्ते पर ट्रक दौड़ाते हुए। आज तक जंगली सुअर से ज़्यादा डरावना कुछ भी नहीं दिखा। सुखराम का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। वह उन लोगों में से था जो हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर तौलते थे। भूत प्रेत, आत्मा, पिशाचिनी, ये सब उसके लिए गांव वालों के अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। उसका जीवन डीजल के दाम, ट्रांसपोर्ट के चक्कर और समय पर माल पहुंचाने की चिंता में ही बीतता था। इन अलौकिक बातों के लिए उसकी दुनिया में कोई भी जगह नहीं थी। उसका रवैया ही उसकी पहचान थी, एक ऐसा कवच जो उसे रात के अंधेरे में अकेले सफ़र करने का हौसला देता था। सरदार जी ने सुखराम की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरी। बेटा, हर चीज़ का मजाक नहीं उड़ाते, कुछ बातें समझ से परे होती है। बस इतना याद रखना, लोहा शनि देव का रूप होता है, बुरी नज़र और भूत प्रेत को दूर रखता है, अपने पास हमेशा रखना। सरदार जी की बात सुनकर सुखराम ने एक और ठहाका लगाया और अपने विशाल ट्रक की तरफ इशारा किया। बाबा, इससे बड़ा लोहा और क्या होगा मेरे पास? चलो, देर हो रही है, सुबह तक माल पहुंचाना है। उसने पैसे चुकाए, ट्रक का दरवाज़ा खोला और इंजन चालू कर दिया। ढाबे पर बैठे लोगों ने उसे अंधेरे में गुम होते हुए देखा। सरदार जी की आंखें चिंता से भरी थी, जैसे वो जानते हो
कि आज की रात सुखराम का तर्क और उसका लोहा दोनों की परीक्षा होने वाली थी। ढाबे की पीली रोशनी जैसे ही पीछे छूटी, सुखराम की दुनिया सिमटकर उसके ट्रक के हेडलाइट्स की 2 रोशन लकीरों में रह गई। बाहर घना चिपचिपा अंधेरा था। काला वन का जंगल शुरू हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पुरानी कहानी के कंकाल नुमा दैत्य हो, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान को खरोचने की कोशिश कर रही हो। हेडलाइट्स की रोशनी भी जंगल की गहराई में जाकर दम तोड़ देती थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे निकल रही हो। सुखराम ने टेप रिकॉर्डर चालू किया, पर कुछ ही मिनटों में घर घराहट के साथ वह बंद हो गया। अब केबिन के अंदर सिर्फ इंजन की एक रस और सड़क पर दौड़ते टायरों की सरसराहट ही बाकी थी। धीरे धीरे बाहर की हर आवाज बंद हो गई। ना झिंगुरों की आवाज, ना रात के पंछी की पुकार। एक अजीब दम घोटू सन्नाटा छा गया था, इतना गहरा कि सुखराम को अपने कानों में साए साए की आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसने शीशे से बाहर झांका। अंधेरा इतना घना था कि लगता था जैसे ट्रक हवा में नहीं बल्कि किसी काली स्याही के समंदर में तैर रहा हो। अचानक केबिन के अंदर का तापमान गिरने लगा। बाहर बारिश नहीं थी, फिर भी एक अजीब सी ठंडक उसके हड्डियों तक पहुंच रही थी। सुखराम ने बेचैनी से अपनी गर्दन मली। उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए सोचा, लगता है सरदार की कहानियों का असर हो गया है दिमाग पर। वह इन ख्यालों को झटक ही रहा था कि तभी आगे एक तीखे मोड़ पर उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी। हेडलाइट्स की तेज रोशनी में एक औरत खड़ी थी। उसने चटक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। इस वीरान काली रात में वो लाल रंग आंखों में चुभ रहा था। सुखराम का पहला ख्याल झुंझलाहट भरा था। अरे बाप रे, इस आधी रात में यहां कौन मर रहा है? उसने सोचा, कोई धंधे वाली होगी या फिर किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। डर का कोई नामो निशान नहीं था, बस एक खीज थी। उसका दिमाग तुरंत एक तार्किक वजह ढूंढने लगा, जैसा कि उसकी आदत थी। उसने ट्रक की रफ्तार धीमी की। एक ट्रक ड्राइवर होने के नाते सुनसान सड़कों पर किसी को मुसीबत में छोड़कर जाना उसके उसूलों के खिलाफ था, चाहे वो कोई भी हो। उसका मन उसे आगे बढ़ने को कह रहा था, पर सालों की आदत ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। उसने ट्रक को उस औरत से कुछ गज की दूरी पर रोक दिया और केबिन की लाइट जला दी। जैसे ही ट्रक रुका, उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बाल अब भी उसके चेहरे पर थे। उसने धीरे धीरे ट्रक की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उस दम घोटू सन्नाटे में उसके कदमों की कोई आहट नहीं थी। सुखराम ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। औरत अब ट्रक के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने अपनी उंगलियां शीशे पर रखी। उसकी आवाज किसी मीठी चाशनी की तरह थी, इतनी मधुर कि सुनने वाला सुध बुध खो दे। माफ करना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप मुझे अगले गांव किशनगढ़ तक छोड़ देंगे? सुखराम ने उसे गौर से देखा। जैसे ही उसके चेहरे से बाल हटे, एक पल के लिए सुखराम की सांसें अटक गई। वो बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, तराशा हुआ चेहरा, एकदम गोरा रंग। इस वीरान जंगल में ऐसी औरत का होना किसी सपने जैसा था। सुखराम, जो हमेशा खुद को कठोर और दुनियादार समझता था,
एक पल के लिए उसकी सुंदरता में खो सा गया था। ठीक है, बैठ जाइए, उसने रूखेपन से कहा। अपनी भावनाओं को छिपाते हुए औरत ने दरवाजा खोला और केबिन में बैठ गई। उसके बैठते ही केबिन में चमेली के फूलों की तेज खुशबू भर गई, लेकिन साथ ही वो अजीब सी ठंडक और बढ़ गई। सुखराम का हाथ कांप गया जब उसने गियर बदला। उसे लगा जैसे केबिन का सारा तापमान किसी ने सोख लिया हो। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। जब वो मुस्कुराई तो एक पल के लिए सुखराम को लगा कि उसकी आंखों में एक लाल चमक कौंध गई, जैसे अंधेरे में किसी जानवर की आंखें चमकती है। सुखराम ने अपनी आंखों को मला। जरूर नींद का असर है, उसने खुद को तसल्ली दी। ट्रक आगे बढ़ चला। सुखराम ने बात करने की कोशिश की। इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही थी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर अंधेरे में देखती रही। सुखराम को उसका यह बर्ताव अजीब लगा। उसने फिर पूछा, गाड़ी कहाँ है आपकी? इस बार वो सुखराम की तरफ मुड़ी। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, पर उसकी आंखों में वो लाल चमक अब साफ दिख रही थी। यह देखते ही सुखराम का दिल जोर से धड़का। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। औरत ने अपनी साड़ी थोड़ी ऊपर करके रखी थी। सुखराम ने जो देखा उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। हे भगवान! सुखराम के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह उसके दिमागी तर्क से परे था, विज्ञान से परे था। यह नामुमकिन था। सरदार जी की बातें, गांव वालों का डर, सब एक झटके में उसके दिमाग में कौंध गया। उसका सारा आत्मविश्वास, सारा तर्क कांच की तरह टूट कर बिखर गया था। अब वह एक अनुभवी ड्राइवर नहीं, बल्कि मौत के सामने बैठा एक असहाय इंसान था। वह हकलाते हुए जोर जोर से भगवान का नाम लेकर बोला, हे भगवान, ये क्या बला है? उसकी बात सुनकर औरत जोर से हंसी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो एक खौफनाक कर्कश आवाज थी जो पूरे केबिन में गूंज उठी। देखते ही देखते उसका खूबसूरत चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा कागज की तरह सफेद और पारदर्शी होने लगी, जिसके नीचे नीली नसें उभर आई। उसकी आंखें पूरी तरह से खून की तरह लाल हो गई। उसके होंठ पीछे खिंच गए और उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। उसके सुंदर हाथ अब लंबे पतले पंजों में बदल चुके थे, जिसके नाखून किसी चाकू की तरह तेज और काले थे। सुखराम के सामने अब कोई खूबसूरत औरत नहीं, बल्कि साक्षात मौत बैठी थी, एक पिशाचिनी अपनी असली घिनौने रूप में। समय जैसे थम सा गया। सुखराम का शरीर डर से पत्थर हो गया था। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमा हुआ था और पैर ब्रेक पर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। ट्रक अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, जैसे किसी जनाजे को ले जा रहा हो। और देखते ही देखते वो पिशाचिनी उस पर झपटी। उसकी गति किसी बिजली की तरह थी। एक पल वो सीट पर थी और दूसरे ही पल सुखराम के ऊपर। केबिन की छोटी सी जगह एक कब्रगाह बन गई थी। सुखराम, जो अपने तगड़े शरीर और हिम्मत पर गुमान करता था, उस अलौकिक ताकत के सामने एक बच्चे की तरह कमजोर पड़ गया था। पिशाचिनी का बर्फीला शरीर उसे जकड़े हुए था और उसके लंबे नुकीले नाखून सुखराम के सीने और बाजुओं में धंस गए, जिससे गर्म खून की लकीरें बह निकली। सुखराम ने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक घुटती हुई आवाज निकली। उसका चीखना
उस घने जंगल और ट्रक के इंजन की आवाज में खो गया था। बाहर की दुनिया के लिए वो अब भी बस एक ट्रक था जो रात के अंधेरे में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि अंदर एक इंसान अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक लड़ाई लड़ रहा था। पिशाचिनी का घिनौना चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर ही था। उसकी खून जैसी लाल आंखों में एक अजीब सी भूख और नफरत थी। उसके मुंह से निकलती सड़ी हुई बदबू सुखराम की सांसों में भर रही थी, जिससे उसका दम घुट रहा था। उसने अपने नुकीले दांत सुखराम की गर्दन की तरफ बढ़ाए। सुखराम को अपनी गर्दन की नसों में अपना ही खून दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था और उसे पता था कि अगले ही पल वो खून उसका नहीं रहेगा। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उसे धकेलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। उसकी ताकत किसी इंसान की नहीं थी। वो निराशा और बेबसी का वो क्षण था जब इंसान को यकीन हो जाता है कि अब तो अंत निश्चित है। सुखराम की आंखों के सामने अपनी बीवी बच्चों का चेहरा घूम गया। उसका सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास मौत के इस ठंडे आलिंगन में पिघलकर आंसू में बदल गया। वह अब सिर्फ एक शिकार था और शिकारी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार था। पिशाचिनी ने एक घुराती हुई आवाज निकाली और अपना मुंह उसकी गर्दन पर गड़ाने के लिए झुकी। सुखराम ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। जब मौत सुखराम के गले को छूने ही वाली थी, उसके अंधेरे डर से भरे दिमाग में एक भूली बिसरी याद बिजली की तरह कौंधी। उसे अपने बचपन का एक दृश्य याद आया। वो छोटा सा था और उसकी दादी उसे आंगन में बिठाकर कहानियां सुना रही थी। एक कहानी किसी जिन्न की थी और दादी ने कहानी खत्म करते हुए कहा था, भूत प्रेत जिन पिशाच ये सब बुरी ताकतें लोहे से डरती है बेटा। लोहा उनको जला देता है, उनकी शक्ति छीन लेता है। यह वही अंधविश्वास था जिसका वो घंटों पहले ढाबे पर मजाक उड़ा रहा था, पर अब मौत के मुंह में यही अंधविश्वास उसकी एक आखिरी उम्मीद थी। इस ख्याल ने उसके ठंडे पड़ते शरीर में एड्रेनालाइन की एक लहर दौड़ा दी। उसने अपनी पूरी बची खुची ताकत से संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसका एक हाथ जो पिशाचिनी की पकड़ से आजाद था, छटपटाते हुए अपनी सीट के बगल की जगह को टटोलने लगा। उसे याद था वहीं पर उसने ट्रक के पहिए बदलने वाला भारी लोहे का पाना रखा था। उसका हाथ कांप रहा था। हर एक सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। पिशाचिनी के नुकीले दांत उसकी त्वचा को खरोच रहे थे। तभी उसकी उंगलियों ने ठंडे खुरदुरे लोहे को छुआ। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उसे पकड़ा। पाना बहुत भारी था और उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में वो ठोस लोहा आया, पिशाचिनी एक पल के लिए पीछे हटी। उसने दर्द से नहीं बल्कि लोहे के स्पर्श से पैदा हुई एक अजीब सी झुनझुनी से गुर्राया। सुखराम को एक मौका मिल गया। उसने अपनी आंखों को खोला, जिसमें अब निराशा की एक जगह एक जंगली हिम्मत थी। उसने पाना को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से उस घिनौने चेहरे पर दे मारा। टक्कर होते ही एक भयानक घटना घटी। लोहे ने सिर्फ चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि जहां भी उसने पिशाचिनी के शरीर को छुआ, वहां से उसकी त्वचा जलने लगी। एक तेज सिजलिंग जैसी आवाज आई, जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद पड़ गई हो और हवा में जले हुए मांस और गंधक की बदबू फैल गई। पिशाचिनी ने एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी जो किसी इंसान के गले से नहीं निकल सकती थी। वो चीख इतनी तेज थी कि ट्रक के केबिन के शीशे कांप उठे। वो चीख दर्द और नफरत से भरी थी। उसने सुखराम को एक झटके से दूर फेंका और खुद पीछे हट गई। उसका शरीर अब किसी धुएं की तरह कांप रहा था।
सुखराम ने दूसरा वार करने के लिए पाना उठाया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। पिशाचिनी का शरीर एक काले धुएं में बदलने लगा और पलक झपकते ही वो हवा में खुलकर गायब हो गई। केबिन में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह पहले वाला दम घोटू सन्नाटा नहीं था। यह मौत को हराकर लौटे एक इंसान की हांफती सांसों और उसके दिल की धड़कनों से भरा हुआ था। सुखराम वहीं सीट पर लुढ़क गया। उसके हाथ में लोहे का पाना कसकर भिजा हुआ था, जैसे वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। जब सुबह की पहली किरणें कालावन के पेड़ों को चीरती हुई जमीन पर पहुंची, तब उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। हाईवे के उस सुनसान मोड़ पर सुखराम का ट्रक खड़ा था। उसका इंजन अब भी धीमी घरघराहट कर रहा था और एक दरवाजा खुला लटका हुआ था। केबिन के अंदर का मंजर किसी जंगली जानवर के हमले जैसा था। सीट कवर फटे हुए थे, डैशबोर्ड पर खरोंचों के निशान थे और फर्श पर खून के धब्बे थे। खेतों की तरफ जा रहे कुछ गांव वालों ने ट्रक को देखा और वो ठिठक गए। इस इलाके में लावारिस ट्रक मिलना कोई अच्छी खबर नहीं होती थी। वो सभी धीरे धीरे पास गए। पास जाकर उन्होंने आवाज लगाई, कोई है क्या? ट्रक का इंजन क्यों चालू है? कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते एक आदमी ने केबिन में झांका। अंदर कोई नहीं था। तभी एक आदमी की नजर सड़क के किनारे बनी खाई पर पड़ी। खाई में झाड़ियों के बीच सुखराम बेसूध पड़ा था। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था और शरीर ठंड से कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके सीने और बाजुओं पर गहरे लंबे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने तेज पंजों से उसे नोचा हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी वो लोहे का पाना, जिसे उसने अपने सीने से ऐसे चिपका रखा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चिपकाए रखती है। गांव वाले उसे उठाकर बाहर लाए। एक आदमी ने उसकी नब्ज देखी। सांस चल रही है, जिंदा है। उसने राहत की सांस ली। एक नौजवान ने खरोंचों को देखकर कहा, लगता है किसी तेंदुए ने हमला किया है। लेकिन तभी एक इंसान ने सुखराम के बाजू पर बने दो गहरे गोल निशानों की तरफ इशारा किया, जो किसी जानवर के दांतों जैसे लग रहे थे। उसने गहरी थकी हुई आवाज में कहा, तेंदुए ऐसे निशान नहीं छोड़ते और तेंदुए के हमले के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। उसकी बात सुनकर सभी खामोश हो गए। हवा में एक अनकहा सच तैर रहा था। यह पहली बार नहीं था। सालों से इस सड़क पर ऐसे हादसे होते आए थे। कई मुसाफिर गायब हो गए थे और कुछ की लाशें हफ्तों बाद जंगल में मिलती थी, सूखे हुए बिना खून के। गांव वाले जानते थे कि यह किसका काम है। वे उस ताकत को जानते थे जो रात में शिकार करती है। उस आदमी ने सुखराम के हाथ में कसकर पकड़े हुए पाने को देखा और धीरे से कहा, बच गया। माँ भवानी की कृपा और इस लोहे ने बचा लिया। गांव वालों ने सुखराम को अपनी बैलगाड़ी में लिटाया और उसे कस्बे के छोटे से अस्पताल की ओर ले चले। पीछे उसका ट्रक उस सुनसान मोड़ पर एक गवाह की तरह खड़ा था, उस खौफनाक रात की कहानी अपनी खामोशी में सपेटी हुई। वो खौफ जो कभी खत्म नहीं होता। महीने बीत गए, सुखराम की जान तो बच गई, लेकिन वो सुखराम मर गया था जो हंसता था, मजाक उड़ाता था और दुनिया को अपनी मजबूत पकड़ में समझता था। अब उसकी जगह एक खामोश, डरा हुआ इंसान था, जिसकी आंखें हमेशा चौखट या खिड़की के बाहर अंधेरे को घूरती रहती थी। उसने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब उसे बंद जगहों से, अंधेरे से और अकेलेपन से खौफ आता था। रात होते ही वो अपने छोटे से घर के सारे दरवाजे
खिड़कियां बंद कर लेता और हर कमरे में बत्ती जलाकर रखता। उसका शरीर ठीक हो गया था, पर उसकी आत्मा पर लगे जख्म कभी नहीं भरे। उस रात का वो लोहे का पाना अब उसके बिस्तर के सिरहाने रखा रहता था। वो अब सिर्फ एक औजार नहीं था, वो उसके बचने का सबूत था और खौफ की एक ठंडी भारी याद थी। कभी कभी नींद में वो चीख पड़ता, उसके पैर उल्टे हैं, और पसीने में लथपथ जाग जाता। उसका दिमाग हमेशा के लिए हार चुका था और उसकी जगह एक ऐसे डर ने ले ली थी जिसे कोई तर्क, कोई विज्ञान समझा नहीं सकता था। और रामगढ़ में जिंदगी चलती रही। लोग अब भी काला वन के पास से गुजरते थे, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई भी उस सड़क पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। सरदार जी का ढाबा अब भी वहीं था और वहां अब भी काला वन की पिशाचनी की कहानी सुनाई जाती थी। लेकिन अब उस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया था, एक घमंडी ट्रक ड्राइवर का, जो मौत के मुंह से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसने उस अंधविश्वास को थाम लिया था जिसका वो हमेशा मजाक उड़ाता था। कहानी खत्म होती है, पर खौफ नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि पिशाचनी मरी नहीं थी, उसे सिर्फ भगाया गया था। वो आज भी उस घने काले जंगल की गहराइयों में कहीं छिपी है, भूखी और बेचैन। वो इंतजार कर रही है अगली अंधेरी रात का, अगले अकेले मुसाफिर का, जो पुरानी कहानियों पर हंसेगा और यह मानने से इनकार कर देगा कि अंधेरे में कुछ ताकतें ऐसी भी होती हैं जो खून की प्यासी होती हैं। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर कमेंट्स में ये पूछते हैं कि क्या ये सभी सच्ची घटना होती है जो मैं सुनाता हूँ। तो आप लोग इस छोटे से क्लिप को जरूर सुनिए। उनको कोई पीछे से आया एकदम अचानक, और जो हाथ में जो मीठा वगैरह नहीं लेकर आ रहे थे, वो छीन लिया। छीन कर अब पीछे पीछे भागने लगा। तो फरलन ये सोचे ना कि कोई मेरा गांव का ही लड़का है। हमें जैसी कहानी मिलती है उन्हें बिना छेड़छाड़ किए अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की खौफनाक दास्तां खुद महावीर जी के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महावीर कुमार है। मैं बिहार के आरा जिले के एक छोटे से गांव सलेमपुर का रहने वाला हूं। आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं वो मेरे भैया के साथ घटी एक सच्ची आप बीती है, जो आज से लगभग 15 साल पहले घटी थी। तब के समय मैं अभी बहुत ही छोटा था। हमारा गांव आरा मेन टाउन से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे है। तब के समय ज़्यादा सवारी का साधन भी नहीं हुआ करता था, तो गांव के लोगों को अगर शहर में मार्केटिंग ये सब करने जाना होता तो पैदल ही शहर जाते और वापस पैदल ही आना पड़ता था। एक आध दो बस या तांगा भी चलती थी तो वो पक्की सड़क तक ही। उसके बाद 2 किलोमीटर गांव के लोगों को पैदल ही सफ़र करना पड़ता था। एक तो कच्ची सड़क और ऊपर से पास में एक नदी बहती है जिसके किनारे किनारे बहुत सी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जिसके कारण रात के समय यहाँ आसपास काफ़ी सन्नाटा पसर जाया करता था। गांव के लोग उस रास्ते को काफ़ी ज़्यादा भूतिया मानते थे। मतलब कई तरह की रहस्यमयी और भयंकर कहानियाँ इस रास्ते से जुड़ी हुई थी। मेरे भैया उन लोगों में से थे जो कभी भी इन सभी बातों में यकीन नहीं करते थे। उनको ना रात के अंधेरे से डर लगता था और ना ही उस जगह से। ऐसे ही एक दिन मेरे भैया शहर गए हुए थे। उनके जाने से पहले घर वालों ने अच्छे से समझा दिया था कि शाम होते होते गांव वापस आ जाना, लेकिन भैया कहाँ मानने वाले थे। दोपहर तक वो आरा शहर में मार्केटिंग करते रहे।
उन्होंने घर वालों के लिए मिठाई और गुड़ भी रख लिया था। सर्दी का मौसम ख़त्म होने वाला था, जिसके कारण गुड़ की क्वालिटी गर्मी तक आते आते कम हो जाती है और काफ़ी महंगे भी। इसलिए भैया ने अपने फ़ायदे के लिए लगभग 5 केजी गुड़ खरीद लिया और 5 बजे के आसपास वो बस पकड़ के हमारे गांव की तरफ निकल गए। पक्की सड़क तक आते आते लगभग 6 बज गए और बस उन्हें कच्ची सड़क वाले किनारे पर उतार कर दूसरे गांव की रूट की तरफ मुड़ गया। इधर भैया अपनी धुन में मस्त होकर कंधे पे झोला लटकाए पुरानी फिल्मों के गाने गुनगुनाते हुए हमारे गांव की तरफ बढ़ने लगे। जब भैया लगभग 500 मीटर ही आगे बढ़े थे तो उन्होंने देखा बगल के गांव वाले लोग अपने खेतों में सिंचाई कर रहे थे। चांदनी रात थी तो भैया के पहचान वाले एक आदमी ने उन्हें देखा और खेत से ही चिल्लाकर बोले, अरे अभी कहाँ से, शहर से आ रहे हैं क्या? आइए, मस्त मीठा महुआ का सामान है हमारे पास। दोस्तों, सामान का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देसी दारू होती है। और भैया की एक ख़राब आदत थी, जब भी उनको कहीं भी पीने का मौका मिल जाए तो फिर उसे गंवाते नहीं थे। वो उनकी आवाज़ सुनकर मस्त होकर खेतों की तरफ चले गए। लगभग आधे घंटे तक सबका पार्टी चलता रहा। भैया को पीने के बाद समय का ख्याल ही नहीं रहा और वो वहीं पे काफ़ी देर कर दी। पीने के बाद जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए वो हमारे गांव की तरफ बढ़ने लगे। अब हमारा गांव लगभग 1 किलोमीटर रह गया था। जो नदी का तट था उसी के ठीक बगल में एक बड़ा सा सेमर का पेड़ था, जो बहुत ही विशाल पेड़ था। उसकी शाखाएं रात के समय ऐसी लगती थी जैसे कोई बड़ा सा दानव अपनी बाहों को फैलाए रखा है। भैया अपनी धुन में मस्त होकर गुनगुनाते हुए उसी सेमर के पेड़ के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई आया और जो गुड़ वाला झोला था उसे एक ही पल में झपट्टा मारा और गांव की उल्टी दिशा में, मतलब भैया जिधर से आ रहे थे उसी दिशा में भागने लगा। भैया को लगा कि गांव का ही कोई लड़का या आदमी है जो उनके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि भैया थोड़ा तोतले बोलते हैं। इसी कारण गांव के छोटे बड़े सभी उनके साथ मजाक ही करते हैं। भैया को उस दिन भी वहीं लगा और भैया भी उसके पीछे पीछे लगे दौड़ने और तोतलाती हुई आवाज़ में चिल्लाते हुए बोले, ले तौन है ले, अभी मेले था तो मदाद त्यों तल रहा। लेकिन वो इंसान कुछ दूर भागने के बाद नदी की तरफ ही भागने लगा। उस वक्त भैया नशे की हालत में थे, जिसके कारण उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसका पीछा कर रहे हैं। मेरे भैया भी उसके पीछे पीछे नदी की तरफ भागने लगे। जब भैया नदी के तट के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा वो चीज़ नदी में घुस गया और नदी के बीचों बीच में जाकर बैठा हुआ है। भैया को यह देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि उनका गुड़ पूरा पानी में मिलकर खराब हो जाएगा। इसलिए वो झिझकते हुए बोले, अले मदात मत तल तल, मेरा सामान लौटा दे। भैया की अभी बात पूरी होती उसके पहले ही वो चीज़ अजीब तरह से हंसती हुई बोला, आवा आवा हमारा पास, ले जा, ला ला अपन सामान। भैया उसकी बात सुनकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़कर पानी में उतरने लगे। अभी वो उससे मात्र 5 मीटर की दूरी पे ही होंगी कि तभी चांद की हल्की रोशनी में भैया की नज़र उसकी शक्ल की तरफ गई। तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो देखकर उनका सारा का सारा नशा एक ही पल में ख़त्म हो गई। वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही नदी के तट वाला भूत था। उसका चेहरा पूरा का पूरा जला हुआ था, जगह जगह से कटा हुआ, बाल पूरा जर्जर हो गया था और जगह जगह जला हुआ था। भैया को बस इतना दिखना था, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर
कच्ची सड़क की तरफ लगे भागने। उनके भागते से ही वो भूत पानी में छबाक छबाक करके अजीब तरह से हंसने लगा। लेकिन भैया की इतनी हालत खराब थी कि वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। नदी के तट के पास पहुंचने पर वो फिर वहीं पे पहुंच गए जहां पे लोग खेतों में सिंचाई कर रहे थे, और वहीं लोग बैठकर आपस में गपशप कर रहे थे। भैया उनको देखकर पूरी ताकत लगाकर उनकी ही तरफ भागे, और उनके पास पहुंचते पहुंचते वहीं पे गिरकर बेहोश हो गए। भैया की ऐसी हालत देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भैया को हुआ क्या है। अभी तो उनके पास से ही गुजरे थे। वो लोग भैया को होश में लाने की कोशिश किए, लेकिन वो मुंह में ही कुछ बुदबुदा रहे थे। एक तो वो थे तोतले, जिसके कारण किसी को कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग भैया को टांग कर हमारे घर लेकर आए। लगभग आधे घंटे तक वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते रहे। काफ़ी मुश्किलों के बाद उनके मुंह पर पानी की छींटे मारने पे उन्हें होश आ गया, और वो अपनी जगह पर बैठकर एकदम शांत हो गए। सबके पूछने पर वो कुछ भी बोल नहीं रहे थे, बस एकटक सबका मुंह ही ताकते जा रहे थे। डर के मारे वो इतना ज़्यादा शॉक्ड थे कि उस वक्त उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वाकई वो जिंदा बच गए हैं। खैर, उस रात जैसे तैसे करके उन्हें सुलाया गया। पूरी रात मेरे घर वाले उनके पास में ही सोए। रह रहकर बीच बीच में वो उठ जाते और अजीब तरह से डरने लग रहे थे। उनकी हरकतों से इतना पता चल गया था कि ज़रूर उन्होंने किसी चीज़ को देखा था। सुबह होने पर जब दादाजी और गांव के ही कुछ लोग उनसे पूरी बात पूछे, तो वो हकलाते हुए सारी घटनाओं का जिक्र डरते डरते कर दिए। उनकी बात सुनकर दादाजी और गांव के ही लोग, जो घरों के आसपास ही रहते थे, लाठी भाला निकाल कर नदी के पास देखने गए, तो वहाँ का नज़ारा सच में अजीब हो रखा था। भैया का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, और जो गुड़ था, सारे के सारे गुड़ के ढेले पर अजीब अजीब तरह से काटा गया था। मतलब कि अजीब तरह से दांत के निशान बने हुए थे। दादाजी देखते मात्र में समझ गए थे कि ये वही भूत था जो नदी के तट पर रहता है। घर आने पर भैया की हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा बुखार लगा हुआ था। लगभग 8-10 दिन तक उनकी तबीयत वैसा ही रहा। सुई दवाई का भी कोई असर नहीं हो पा रहा था। अंत में उन्हें दूसरे गांव के एक ओझा जी को दिखाया गया, और उनकी झाड़ फूंक से ही भैया की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगी। उस घटना के बाद भैया भी समझ चुके थे कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं, ये सिर्फ अफवाह या मजाक नहीं है। उस घटना को बीते इतना साल हो चुका है, लेकिन आज भी भैया अपने साथ बीती उस घटना का जिक्र जब करते हैं तो हम सबकी हवा टाइट हो जाती है, और डर के मारे हम लोग भी शाम या रात के समय कभी नहीं जाते हैं। अब आपको उस भूत की कहानी भी बताते हैं कि आखिर वो उस जगह पे भूत बना ही क्यों था, और उसी जगह पे क्यों भटकते रहता है। हमारे गांव के लोग जो दादाजी के ज़माने के थे, वो लोग बताते हैं कि हमारे गांव में एक नाई थे जो बाल ये सब काटते थे। उनका दामाद उनके घर आया हुआ था अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए। कुछ दिन रहने के बाद एक रात दामाद से और उनकी पत्नी के भाई से आपस में कुछ कहा सुनी हो गई। बात उनके इज्जत के ऊपर आ गई, और वो अपनी पत्नी को लगा बोलने कि चलो अभी वापस घर चलो, मुझे एक भी पल इस घर में नहीं रुकना। लेकिन पत्नी ने जाने से मना कर दिया कि अभी इतनी रात को हम कैसे जाएंगे। बातों ही बातों में दामाद ने अपनी पत्नी पे हाथ उठा दिया, और इधर गुस्साए हुए भाई लोग ने भी
अपने जीजा को काफ़ी बुरी तरह से पीट दिया। अब ऐसी स्थिति में दामाद का इज्जत ताड़ ताड़ हो गया था। वो गुस्से में अपनी साइकिल उठाया और कहीं से जहर लाकर नाई के घर के सामने ही खाकर दरवाजे पे ही लेट गया। जब सुबह हुई तो नाई के घर वालों ने अपने दामाद की लाश घर के सामने देखा। पल भर में ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पूरे गांव के लोग हो हल्ला करते हुए नाई के घर के सामने जमा हो गए थे। वो ऐसी स्थिति में गलती दोनों की ही थी और गांव वाले ऐसे होते हैं कि अपनों को बचाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। गांव की इज्जत की सवाल थी और पुलिस ये सब का लफड़ा ना हो, इसलिए आनन फानन में जितना जल्दी हो सके गांव से लकड़ी, जलना और भी कई तरह के जलने वाली चीज़ को इकट्ठा किया गया और उससे जलाने के लिए उसी नदी के तट पर लेकर गए। इधर पता नहीं किसी ने दुश्मनी में आकर पुलिस को खबर कर दिया था। पुलिस के आने से पहले ही जल्दी जल्दी किसी तरह उसकी लाश को जलाया गया। उसकी लाश अभी पूरी तरह से जली ही नहीं थी कि पुलिस की जीप की सायरन की आवाज़ सुनाई दिया, जिसके चलते गांव के लोग घबरा के चिता सहित नदी में फेंक दिया, जिसके कारण उसका अंतिम संस्कार भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला, जिसके चलते वो सभी वापस चले गए। लेकिन एक चीज़ हमेशा हमेशा के लिए हमारे गांव में आफत बनकर सामने आ गई, उस दामाद का भूत, जिससे मेरे भैया भी मरते मरते बचे हुए थे। ऐसा ही एक और घटना हुआ था जो मेरे पापा के साथ घटा था। ये घटना तकरीबन 10 साल पहले की है, मतलब 2015 या 16 की घटना है। मेरे पापा जी लाइन मिस्त्री हैं, मतलब ट्रांसफार्मर में अगर कहीं भी कोई भी खराबी होती तो मेरे पिताजी ही ठीक करने जाया करते थे। आरा शहर में ही पिताजी काम करते हैं और वहीं से उन्हें खबर मिलती है अगर किसी गांव का ट्रांसफार्मर उड़ गया है या फिर लाइन कट गया तो मेरे पिताजी ही ठीक करने जाते थे। काम के चक्कर में पिताजी को हमेशा काफ़ी लेट हो जाता था। कभी कभी तो रात के 10 बज जाते तो कभी कभी 12 भी। एक दिन ऐसे ही पापा जी को काम करते करते काफ़ी लेट हो गया और गांव आते आते रात के लगभग 12 बज गए। पिताजी उस वक्त साइकिल से ही आया जाया करते थे। उस दिन भी पिताजी साइकिल से कच्ची सड़क पे चलाते आ रहे थे। हमारे गांव के बाहर में ही एक छोटा सा सरकारी प्राइमरी स्कूल था जो मेरे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। पिताजी अभी स्कूल से आगे निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक औरत बैठी हुई दिखाई दी जो पूरा लाल साड़ी पहनकर गहना ये सब धारण की थी। चांद की रोशनी में वो पूरा चमचम चमक रही थी। जैसे ही पिताजी उसके पास में गए तो वो औरत अचानक खड़ी हो गई। पिताजी को लगा कि शायद ये गांव की ही कोई औरत है जो शौच के लिए बाहर आई होगी। फिर पिताजी के मन में एक बात खटक गई कि हमारा जो घर है वो गांव के मेन सड़क के पास में ही है, जहां सिर्फ 4 घर ही बना हुआ है। बाकी का पूरा घर गांव के अंदर में है। तो ये नई औरत तो हमारे घर के आसपास की है ही नहीं। और अगर गांव की कोई औरत होती तो वो दूसरी तरफ शौच करने के लिए क्यों आएगी? और तो और वो भी रात के 12 बजे जवान औरत क्यों अकेले शौच के लिए निकलेगी? यही सब सोचते हुए पिताजी उस औरत से कुछ दूर निकल गए। फिर पापा जी के मन में आया कि घूमकर पूछता हूँ कि घर कहाँ है और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। पिताजी मुड़कर जैसे ही मुझसे पूछे कि कौन है, यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो औरत उस स्कूल के पास में ही एक बसवारी था, उसी की तरफ जाने लगी। पापा जी यह सब देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर ये बसवारी की तरफ क्यों जा रही है। वो पीछे से ही चिल्लाए, है रुको रुको, कौन हो तुम, बसवारी की तरफ क्यों जा रही हो? लेकिन वो औरत बिना कुछ कहे उसी तरफ बढ़ती चली गई।
उसकी पायल की छन छन की आवाज़ से पूरे शांत वातावरण की शांति भंग हो रही थी। अब पिताजी से भी रहा नहीं गया और साइकिल को एक जगह खड़ी करके उसकी तरफ ही बढ़ने लगे और पीछे से लगातार आवाज़ लगाते रहे। और उसका पीछा करते करते पापा जी भी बसवारी के काफ़ी नज़दीक चले गए। जैसे ही वो औरत बसवारी के एकदम नज़दीक पहुंची तो वो ऐसे मुंह घुमाकर इतनी खतरनाक आवाज़ में बोली कि पापा जी को मानो लकवा मार दिया हो। वो भोजपुरी भाषा में काफ़ी कर्कश और खतरनाक आवाज़ में बोली, तो यहाँ से चले कि ना, तोर जान मार दे अब। तोर माई खड़ जूतिया कैले बाड़ी, वही से तू अभी तक बचल बाड़ी। आप लोगों को यहाँ बीच में मैं बता दूँ कि गांव की औरतें अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए एक पर्व मनाती है जिसे खड़ जूतिया बोलते हैं। जब वो औरत ऐसे अपने चेहरे को पिताजी की तरफ घुमाई तो वो नज़ारा पिताजी को देखना था कि वो वहाँ से अपनी साइकिल की तरफ पूरी ताकत लगाकर लगे भागने। उसकी लाल लाल आंखें, ये बड़े बड़े दांत और इतना गुस्सा जैसे कि अभी ही मार डालेगी। इधर वो औरत हंसते हुए धीरे धीरे पिताजी की ही तरफ बढ़े जा रही थी। पिताजी साइकिल तक पहुंचते पहुंचते डर के मारे वहीं पे गिर गए। पापा जी होश में तो थे लेकिन उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे लेकिन ना ही वो हिल पा रहे थे और ना ही गले से आवाज़ निकाल पा रहे थे। उनके दिल में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस रात उनकी आखिरी रात है। बस पापा जी के साथ एक चमत्कार हुआ, या उनकी नसीब अच्छी थी या फिर मेरी दादी की पूजा पाठ की शक्ति। लगभग 5 मिनट ही बीता होगा कि गांव के कुछ लोग बैलगाड़ी से बक्सर शहर से मेला देखकर आ रहे थे। उस समय बक्सर में बहुत भारी मेला लगता था। जैसे ही बैल की घंटे की आवाज़ चारों तरफ गूंजी तो वो औरत वहाँ से बसवारी की तरफ भागी और उसी में कहीं गायब हो गई। जब बैलगाड़ी वालों की नज़र पिताजी पे पड़ी तो वो सभी रुककर पिताजी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि वो यहाँ पर क्यों गिरे हुए हैं। पिताजी को उस समय इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उनके मुंह से बकार तक नहीं निकल पा रहा था। वो लोग पिताजी और उनकी साइकिल को उठाकर बैलगाड़ी पे ही बिठाए और उन्हें लेकर हमारे घर पे आ गए। जब उन्हें लेकर आया गया तो पूरे घर के लोग पूछने लगे कि क्या हुआ इनको। अल्लाह सुनकर मेरी भी नींद खुल गई थी और पिताजी की ऐसी हालत देखकर मैं भी रोने लगा था। आज भी मुझे वो पल याद है जब पापा जी को मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ देखा था। जब सुबह हुई तो पिताजी ने सबको अपने साथ घटी आप बीती कह सुनाई। पिताजी की बात सुनकर दादाजी पहले ही भाग गए कि हो ना हो वो बसवारी वाली चुड़ैल ही थी। पिताजी के साथ घटी उस घटना ने पूरे गांव वालों के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। इतना ही नहीं, उस चुड़ैल का सामना सिर्फ पिताजी से ही नहीं हुआ। गांव के कई लोग उस चुड़ैल को देखे थे। कभी वो अपने बच्चे के साथ देखी गई तो कभी अकेले। गांव के लोग बताते हैं कि उस चुड़ैल की कहानी बहुत पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि कोई परी के जैसी खूबसूरत है वो, और जो मर्द उनके झांसे में आ जाता है उसे वो मार डालती है। गहना, सोना, चांदी, ये सभी जेवरात पहनकर वो मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसके झांसे में आने के बाद उस इंसान के साथ अजीब ही होता है। ऐसा ही हमारे गांव के एक दादाजी के साथ घटी थी। उनका नाम भुवनेश्वर था। गर्मी का मौसम था, उमस भरी रात थी, जिसके कारण भुवनेश्वर दादाजी और उनके एक दोस्त गांव के बाहर कुआं के पास बैठे बैठे हवा खा रहे थे। रात के लगभग 1 बज चुके थे कि तभी उन दोनों को किसी के पायल की चमकने की आवाज़ सुनाई दी। भुवनेश्वर दादाजी उस आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ ही बढ़ गए। उन्होंने उस चुड़ैल को ही देखा। वो उस रात उसकी चमक दमक देखकर
उसके भरम में फंस गए। हालांकि दादाजी के दोस्त ने उस तरफ जाने से मना किया था, लेकिन अपनी लालच के चलते वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी लाठी उठा के उसी औरत का पीछा करने लगे। वो चुड़ैल अपने जाल में फंसाकर गांव के सिवान तक उन्हें लेकर चली गई। जब दादाजी को लगा कि अब यहाँ पर बात बन सकती है, उससे गहना ये सब छीना जा सकता है, तो उन्होंने अपनी लाठी उसकी तरफ करके बोला, ला ना ये सब गहना उतार कर मुझे दे। उनका बस इतना बोलना था कि वो चुड़ैल अपना मुंह दादाजी की तरफ की, और जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, वो देखकर अब वो कहाँ रुकने वाले थे। वो लाठी ये सब फेंक कर सीधा अपने दोस्त के पास में आकर रुके। उन्होंने इतना खतरनाक चेहरा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। इस तरह की कई घटनाएं हमारे गांव के आसपास बहुत प्रचलित है। एक बार मैंने भी कुछ अजीब एहसास किया था, हालांकि उस चीज़ का मैंने चेहरा नहीं देखा था। रात के वक्त मैं अपनी छत पे टहल रहा था, लगभग 11 बजे होंगे। तभी मुझे किसी औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दी, जो हमारे घर के पीछे से आ रही थी। मैंने बस इतना पूछा कि कौन है वो। तभी उधर से अजीब तरह से गुर्राने और हूँ की आवाज़ आने लगी। मैं इतना सुना था कि डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और मैं भागा भागा नीचे आकर घर वालों को बताया। पिताजी ने कहा, हाँ वहीं होगी, अब छत पर मत जाओ। आज इतने बड़े हो गए हैं हम सभी, लेकिन गांव का कोई भी बच्चा या लड़का रात के वक्त उस बंसवारी और नदी के तट के पास डर के मारे कभी नहीं जाते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज की यह खौफनाक और रहस्यमय कहानी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपके साथ भी कोई भूतिया या रहस्यमय घटना घटित हुई हो तो आप हमें अपनी कहानी बेझिझक शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी अपने श्रोताओं के साथ शेयर करने में हमें काफ़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक हम आप सभी से विदा लेते हैं।